हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टेक्निकल एमसीक्यू। और आज का जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है दैट इज कैड एंड कैम। यहाँ पे हम कैड एंड कैम के 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे केवल 30 क्वेश्चन डिस्कशन की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल बनते हैं वो सारे फंडामेंटल आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाइडली एम्प्लॉयड कंप्यूटर आर्किटेक्ट फॉर कैड कैम एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप सभी को पता होगा क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा कैड कैम सीरीज है जिसमें मैंने 8 लेक्चर्स अपलोड किए हैं वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वर्क स्टेशन बेस्ड सिस्टम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करता हूं कि वर्क स्टेशन बेस्ड सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं। तो जो वर्क स्टेशन होता है बेसिकली एक नॉमेनक्लेचर है। तो वर्क स्टेशन हम कैसे बनाते हैं फॉर द कैड कैम एप्लीकेशंस, वहां पे हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं जिनका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका ग्राफिक्स कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे हम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीसीपी और आईपी, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम के कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये बेसिकली यूज होता है हमारे कैड कैम सिस्टम के लिए। जो मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम होते हैं इसका भी यूज करते हैं हम जहां पे हाई डाटा हैंडलिंग के काम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे तो फाइनेंस सेक्टर है जहां पे बहुत सारे डाटा हमको प्रोसेस करना होता है, जैसे लॉजिस्टिक सिस्टम्स हैं वहां पे, या फिर आप कह सकते हो एयरलाइन से जहां पे टिकट बुकिंग होती है, रेलवे की जैसी चीजें हैं वहां पे हम मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं। और माइक्रो जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं इनको हम छोटे एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इनकी कैपेसिटी हर मायने में मेन फ्रेम और हमारे वर्क स्टेशन से कम होती है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग द सीएनसी प्रोग्राम। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया था पार्ट प्रोग्रामिंग वाले में। यहां पे आपसे पूछा गया है कि ये बेसिकली इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रोग्राम को, इस ब्लॉक को आप देख के बता सकते हो। यहां पे क्या यूज किया गया है कोड G02। G02 क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज। G03 होता है इसका अपोजिट, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन एंटी क्लॉकवाइज। G01 होता है लीनियर इंटरपोलेशन। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको पता भी होगा। रैपिड ट्रांसवर्स के लिए क्या होता है, D00 होता है। ये सारी चीजें आप याद रखना क्योंकि कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एम कोड। आपको पता है एनसी की जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कोडिंग इज द डिफरेंट थिंग एंड पार्ट प्रोग्रामिंग इज द डिफरेंट थिंग। कोडिंग मतलब जब हम इन कोड्स को एक एड्रेस देते हैं, एक मीनिंग देते हैं तो उसे हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम पार्ट प्रोग्रामिंग जो करते हैं जिसमें हम जी कोड और एम कोड यूज करते हैं उसे हम पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। और पार्ट प्रोग्रामिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। ऑलरेडी जो हम कोड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनकी मीनिंग हमने पहले से डिफाइन किया हुआ होता है। तो बेसिकली जो एम कोड होता है उसे हम कहते हैं मिसलेनियस या फिर एक्सिलरीज फंक्शन, क्योंकि ये मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। पहले मैंने आपको बताया है प्रोप्राइटरी फंक्शंस जो कोड होते हैं जिन्हें हम जी कोड कहते हैं, जो टूल के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं कि टूल मूव करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए टूल कैसे मूव करेगा, ये सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं जी कोड से। हमारा जो मशीन है, मशीन का ऑपरेशन, मशीन ऑन होगी, ऑफ होगी, स्पेंडल मूव करेगा, बेड मूव करेगा, ये सारी चीज हम कैसे कंट्रोल करते हैं, एम कोड से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन द जी कोड ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग G21 इज रिफर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। बेसिकली G21 यूज करते हैं हम अगर इनपुट वैल्यू आपको मैट्रिक्स देना है, मतलब जो आपकी डायमेंशन है वो मिलीमीटर में देना है। G20 यूज करते हैं इंपेरिकल के लिए अगर आपको इंचेज में देना, और बाकी जो कोड्स हैं आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका कोड है, सीएनसी मशीन आर बेस्ट सूटेड। सीएनसी मशीन का आप यूज कहां करोगे, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम आर वेरी हाई। ऐसा नहीं है, सीएनसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत फास्ट
नहीं होता है। बेसिकली अगर हम कहें कि सीएनसी का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे आपको प्रोडक्शन जो है, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही प्रिसाइज चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट कटिंग चाहिए, आपको रिपीटेड वर्क चाहिए, क्योंकि रिपीटेड वर्क नहीं रहेगा, बार बार आपको कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स कटिंग के लिए हम बेसिकली सीएनसी मशीन का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा डी। हम मॉडरेट प्रोडक्शन के लिए यूज कर पाते हैं इसका, और जहां पे हमको वैरायटी भी मॉडरेट चाहिए, प्रिसीजन ज्यादा चाहिए, वहां पे बेसिकली हम सीएनसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम इज यूज इन एनसी प्रोग्रामिंग। पहले भी मैंने आपको बताया एनसी प्रोग्रामिंग और कोडिंग और पार्ट प्रोग्रामिंग ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो पहले समझते हैं एनसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो भी कोडिंग होती है एनसी की वो बाइनरी बेस्ड होती है। कैसी बेस्ड होती है? बाइनरी कोडिंग सिस्टम होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा बी। ये जो बाइनरी कोडिंग सिस्टम होता है जहां पे हम जो बेसिकली जी कोड या एम कोड यूज करते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग में, और पार्ट प्रोग्रामिंग आपको पता है मशीन टेक्नोलॉजी, ज्योमेट्री, टर्मिनोलॉजी, मूवमेंट, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। तो इनका बेसिकली हम मीनिंग डिफाइन करते हैं बाइनरी के थ्रू। जब हम ये इनपुट देते हैं तो मशीन क्या करती है, इनको डिकोड करती है, और बाइनरी में ऑलरेडी हमने इनको डिफाइन किया हुआ होता है, उस हिसाब से मशीन एग्जीक्यूट करती है। तो ये जो बाइनरी कोडिंग होता है इसे हम मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो कभी ये भी पूछा जाए तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस एंड आर्क इज डिफाइंड बाय। ये देखो एक दो बार पूछा गया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2-3 जगह पूछे गए हैं, बट मैं वो सारा फाइंड आउट करके मेंशन नहीं कर पाऊं। जो मुझे आसानी से मिला उसको मैंने मेंशन कर दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। सपोज कर लीजिए हमने एक आर्क ड्रा कर लिया, एक नहीं कई सारे आर्क ड्रा कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। ये देखो ये हमने आर्क 3 ड्रॉ किए हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तीनों आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग हैं। तो हमारे पास आर्क ड्रॉ करने के लिए एक तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या चाहिए, अब हमको ये भी चाहिए कि बेसिकली इसका सेंटर कहां है, कहां से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे। ये आर्क की अगर वैल्यू आपको मेजर करनी है तो एक सेंटर तो चाहिए, कहां से आप मेजर कर रहे हो। तो सिंपल इज दैट कि अगर आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट चाहिए और एक सेंटर चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा टू एंड पॉइंट एंड सेंटर, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि एंड पॉइंट और रेडियस से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या। देखो नहीं ड्रॉ कर सकते आप। अगर आपके पास 2 एंड पॉइंट हैं और रेडियस है तो आपको नहीं पता कि ये दोनों एंड पॉइंट में सेपरेशन क्या है, तो आपको एंगल भी चाहिए। इन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल पता है तब आप ड्रॉ कर सकते हो रेडियस और एंगल के साथ। अगर एंड पॉइंट दिया गया हो तो केवल एंड पॉइंट और रेडियस दिया गया रहेगा तो आप आर्क ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन कैड अ सॉलिड मॉडल इज जनरेटेड बाय द 10 नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स, द टोटल नंबर ऑफ बुलियन ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सॉलिड मॉडल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक जनरल लॉजिक पे बेस्ड। प्रिमिटिव्स क्या होती हैं बेसिकली, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई मॉडल है, उस मॉडल को बहुत सारे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है, या फिर उल्टा समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को असेंबल हम करके एक मॉडल बना रहे हैं। तो आप कोई ना कोई ऑपरेशन फॉलो करोगे असेंबल करने का, कि पहले किसको असेंबल करोगे, दोबारा किसको असेंबल करोगे, तो उसी को हम बुलियन ऑपरेशंस कहते हैं। और जो वहां पे डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव्स। तो वेरी सिंपल, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास एक पार्ट है और ये हमारे पास एक पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 प्रिमिटिव्स हैं और फाइनल मॉडल हमको ऐसे बनाना है। तो हमारे पास कितने बुलियन ऑपरेशंस हुए, कितना ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि यहां पे बताया गया यूनियन है, मतलब दोनों को जोड़ना है। हो सकता है ये एक मॉडल हो या पूरा ये ऑब्जेक्ट हो, इसमें से ये चीज रिमूव करनी है, तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख रहे हो आपके पास 2 प्रिमिटिव्स हैं, 2 प्रिमिटिव्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको n-1 आप कह सकते हो एक ऑपरेशन करना पड़ा। उसी तरीके से अगर आपके पास 10 नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स हैं तो आपको असेंबल करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 9। क्योंकि देखो 10 तो हैं, 10 है, उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट में आप सबको असेंबल करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली ये असेंबल हो गए तो प्रोडक्ट बन गया, तो इसको तो अलग से असेंबल करने की जरूरत है नहीं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे आपके 9 होंगे।
ये भी एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे दो प्रिमिटिव्स हैं, एक ये है एक ये है, इसमें से इसको माइनस किया गया है, एक ऑपरेशन हुआ माइनस हो गए, नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स कितनी है 2 है, ऑपरेशन कितना करना पड़ा 1। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कॉम्पिटेंस एंड अनएम्बिग्यूटी ऑफ द सॉलिड मॉडल आर एट्रीब्यूट टू फैक्ट दैट डाटाबेस स्टोर। क्या क्या स्टोर करेगा भाई, क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ज्योमेट्री एंड ट्रोपोलॉजी। ज्योमेट्री का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन की मतलब होता है आपको डायमेंशन चाहिए, जैसे कि लेंथ चाहिए, आपको एरिया चाहिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, ये डाटा स्टोर होना चाहिए। ट्रोपोलॉजी क्या होता है, ट्रोपोलॉजी मतलब होता है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनविजिबल हैं, मतलब किस तरीके से उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है उनका जो अरेंजमेंट है, जैसे उनकी कनेक्टिविटी क्या है, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोपोलॉजी। तो ये दोनों स्टोर होने चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ टूल इज द पार्ट ऑफ कैड और कैम। कैड किस लिए यूज करते हो आप, टू मेक द डिजाइन, और ज्योमेट्री बनाने के लिए यूज करते हो, और उस ज्योमेट्री के हिसाब से आपका जो टूल का मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड इन द कैम, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप ये बताते हो कि टूल आपका मूव कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। तो यहां पे टूल डिजाइन की बात हो रही है, तो ये किसका पार्ट होगा, आपके कैम का पार्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मशीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप ऑन द CNC मशीन रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए आपके मशीन को, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो 3 है, 3 डायरेक्शन में मूवमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ X, Y एंड Z शेप। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द इंटरपोलेटर इन द CNC मशीन कंट्रोल, किससे कंट्रोल किया जाता है भाई, फीड रेट से। जहां पे भी इंटरपोलेशन होगा वहां पे आपको फीड रेट देना होता है, एक फॉर्मेट भी होता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन NC मोशन कंट्रोल सिस्टम द सिस्टम विच कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस एंड सिमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ 2 और मोर एक्सिस रिफर टू द कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम। कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम का यह मतलब होता है कि आपके टूल में मूवमेंट हो रही है विथ द कटिंग, मतलब कुछ ना कुछ कटिंग हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कब होती है, जब आप टूल को रैपिड मूव करना चाहते हो। जैसे हम ये कहें कहीं पे लीनियर इंटरपोलेशन करना है तो वो कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम होगा। अगर कहीं पे ड्रिल करना है, एक पॉइंट पे ड्रिल हुआ फिर वहां से मूव करके दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट पाथ सिस्टम। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ जेड एंड एक्स एक्सिस ऑफ द CNC लेथ आर प्रोवाइडेड विद द स्ट्रेट लाइन कंट्रोल, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल में प्रोवाइड किया गया है, इट पॉसिबल टू कैरी आउट, वहां पे कौन कौन से आप ये जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल, अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट दिया गया है वो भी एक्स और जेड में दिया गया है। बेसिकली किस टाइप से मूवमेंट हम देते हैं, ये आपका सपोज करिए लेथ है, ये आपका लेथ का कंट्रोल है, यहाँ पे आप कोई टूल लगाते हो और यहाँ पे फिक्स कर देते हो, तो ये वाली एक्सिस हम क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ये वाली एक्सिस हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये डायग्राम है वेरी सिंपल। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट है तो इसमें से कौन कौन से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, टर्निंग एंड फेसिंग ओनली। हाँ, टर्निंग भी कर सकते हो आप, फेसिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टर्निंग, फेसिंग एंड टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग भी कर सकते हो क्योंकि 2 मूवमेंट तो दिया गया है आपको। कैसे होती है टर्निंग आप देख लो अगर आपको डाउट हो रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये है टर्निंग। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ये है बेसिकली फेसिंग और ये है आपकी टेपर टर्निंग। यहां पे देखो आप, तो जितने मूवमेंट हमको दिए गए हैं उसमें काम चल जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा और इसका भी काम चल जाएगा। उससे ज्यादा मूवमेंट की हमको रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट IGES सिस्टम इज यूज। IGES सिस्टम मतलब इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली यूज करते हैं हम बाइनरी एंड ASC। यहां पे जो बाइनरी है ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पॉपुलर नहीं है। ये वाला जो फॉर्मेट है ये काफी पॉपुलर होता है क्योंकि ये रीडेबल होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स फंक्शन ऑफ CNC मशीन। तो ये आपके फंक्शन है CNC मशीन का कि मशीन के जो टूल हैं उनको, टूल को प्रिसाइजली ये कंट्रोल करता है। जो मशीनिंग कंपोनेंट हैं वहां पे रिपीटेबिलिटी, प्रिसीजन, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। इंप्रूव द प्रोडक्शन प्लानिंग, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें कंट्रोल करती है हमारी बेसिकली CNC मशीन की। ये एडवांटेजेस कह सकते हो आप। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो 1, 2, 3 होगा। ये सारे फंक्शन को क्या करते हैं, CNC मशीन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ NC मशीन। NC मशीन के रेफरेंस में इन सबको कंसीडर करना है।
डेफिनेटली क्लोज लूप और ओपन लूप होते हैं। क्लोज लूप और ओपन लूप का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम जिसके पास फीडबैक हो तो उसे हम क्लोज लूप कहते हैं, किसी के पास फीडबैक नहीं है तो उसे हम ओपन लूप कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो आप कि सपोज करिए ये कोई रोड है, क्रॉसिंग है, और यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया गया है कि 1 मिनट के लिए ये रोड ओपन होगा। अब चाहे इधर 1 गाड़ी हो चाहे 100 गाड़ी हो, ये क्या होगा 1 मिनट के लिए ही ओपन होगा, और दूसरी साइड एक भी गाड़ी नहीं हो तो भी वो 1 मिनट के लिए उसको टाइम देगा। मतलब इसके पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है कि ये जो हमारा इनपुट है उसके हिसाब से काम करे। सपोज इसको ऐसे रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे 100 गाड़ी है तो इसको ज़्यादा टाइम दे, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है तो इसको कम टाइम दे या ना दे, तो इसके पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। तो उसी तरीके से जब हमारा आउटपुट इनपुट के हिसाब से कंट्रोल्ड होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज लूप, जब कंट्रोल्ड नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ओपन लूप। ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है बेसिकली डिजिटलाइजर की बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ इनपुट डिवाइस, और इसको हम यूज करते हैं बेसिकली सीएनसी मशीन में। जो फोर्थ ऑप्शन है दोनों में यूज करते हैं हम, एनसी और सीएनसी दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका 1, 2 एंड 4। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज मेंशन है, ऑलरेडी मेरे लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है जो सीरीज में आपको बता रहा हूँ कैड कैम की। फिर भी यहाँ पे आप एक रीड कर सकते हो कि एनसी और सीएनसी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ सीम। जो सीम होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने वो सारे बेनिफिट्स मेंशन कर दिए हैं। क्या एडवांटेज होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब कंप्यूटर से इंटीग्रेट कर देते हो तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो ह्यूमन वर्क है वो घट जाता है, जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है आपको, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपका ये भी करेक्ट है, लेस स्क्रैप जनरेट होता है, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं, जो आदमी काम करते हैं तो स्क्रैप भी ज़्यादा होता है, वर्कपीस खराब हो जाते हैं बहुत बार। हायर मशीनिंग यूज, अगर कोई आदमी यूज कर रहा है तो वो जब काम करेगा तभी मशीन का यूज होगा, तो इससे मशीन की एफिशिएंसी भी घटती है, क्योंकि आदमी जो काम करने वाला है वो ह्यूमन है, उसकी एफिशिएंसी घटेगी तो काम कम करेगा तो जो मशीन की एफिशिएंसी है वो भी घटेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो ऑप्शन होगा वो 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द टर्म दैट इज यूज फॉर द ज्योमेट्रिक मॉडलिंग लाइक सॉलिड या फिर वायर फ्रेम हो, कुछ भी हो, ये सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज में आते हैं। यही यूज किया जाता है फॉर द सॉलिड या फिर वायर फ्रेम मॉडल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, GIU इज द एक्रोनिम फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल सही बात है, यही इसका एक्रोनिम्स होता है। कभी कभी ये भी आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू प्रोवाइड द यूजर विद द वेरियस फंक्शन टू परफॉर्म द ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग। कहाँ पे होते हैं भाई, वो होते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अगर हम सिंपल भाषा में यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करें जो यहाँ पे दिया गया है, तो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हैं जैसे कैड कैम ले लो आप, कैटिया ले लो, प्रूवी ले लो, जहाँ पे आप डिजाइनिंग करते हो। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसे हम कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके मीडिया प्लेयर्स हो गए, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर यूज के लिए बनाए गए होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोडिंग करते हो अपने सिस्टम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कैड कैम इज द रिलेशनशिप बिटवीन। कैड में क्या करते हो आप, डिजाइन करते हो, कैम के हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा। विच टू डिसिप्लिन आर टाइड बाय द कॉमन डाटाबेस। कॉमन डाटाबेस से किसको किसको आप टाइड करते हो, यहाँ पे कैड को और कैम को। इससे फायदा क्या होता है, दिस विल हेल्प यू टू अलाउ द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैड सिस्टम टू कैम सिस्टम, ताकि जो आपकी डिजाइन हो उससे इजीली मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। तो आप एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्लान कर सकते हो इन दोनों को कॉमन डाटा से टाइड करके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द लोकेटिंग डिवाइस आर क्लासिफाइज एज द ग्राफिकल डिवाइस। जो ग्राफिकल डिवाइस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस दैट कंटेन अ सेट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्ड विच फीड सिग्नल। सिग्नल फीड मतलब इनपुट डिवाइस की बात कर रही है। इंडिकेट द डिवाइस पोजिशनिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं। जॉयस्टिक कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। और जो ट्रैक बॉल होता है बेसिकली ये पोजिशनिंग डिवाइस होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपने बहुत सारे मशीन्स में देखे होंगे, सोनोग्राफी वाली मशीन्स अगर आपने कभी देखा है तो वहाँ पे भी लगा होता है ये।
माउस जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है, क्योंकि इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। द बेसिक ज्योमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइडेड इन द कैड कैम पैकेज, ये सारा चीज होता है ना, वहां पे पॉइंट्स भी होते हैं, लाइन, सर्कल, ये सारी चीज होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑल होगा। और अब ये जो क्वेश्चन है इसको ऑलरेडी मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बस आंसर बताऊंगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग का, कैड कैम सीरीज का लेक्चर नंबर 8, तो वहां पे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हैं डिटेल में, वहां पे आप देख लेना। जो 27 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एजुकेशन, यहाँ पे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। G02 देख के आप बता सकते हो कि ये क्या है, बेसिकली सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, शायद ये रिपीट भी हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी आप एक बार रीड कर लो, 28 नंबर का क्वेश्चन, इसको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ये बी करेक्ट होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। 29 नंबर का क्वेश्चन, किस तरीके से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, कैसे आप लिखोगे, इसकी प्रोग्रामिंग ब्लॉक कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए। ये मैंने बताया हुआ है डिटेल में कैसे, तो अगर लेक्चर नंबर 8 आपने नहीं देखा है तो देखिए, इस लेक्चर के लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल APT मोशन कमांड आर यूज्ड टू स्पेसिफाइड, ये कई हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें बेसिकली हम टूल के पाथ को कंट्रोल करने के लिए कमांड देते हैं, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके आंसर हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।